आज के क्लास में हम BHIC 107 की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमारा फ्रेम होके आ सकता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। विजयनगर एम्पायर में पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशनशिप थी उसको डिफाइन करना है। अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो विजयनगर एम्पायर जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है 1336 से लेके 1646 में। विजयनगर एम्पायर का बहुत ही ज्यादा एक सिग्निफिकेंट रोल रहता है साउथ इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स के बेसिस में। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हिंदू फाउंडेशन। विजयनगर एम्पायर की जो एम्पायर बेसिकली जो बिल्ट हुई थी वो उसकी सारी प्रिंसिपल हिंदुइज्म पे बेस्ड हुई थी। कुछ जो रूलर्स थे विजयनगर एम्पायर की, वो अपने आप को ऐसा कंसिडर करते थे कि वो हिंदू धर्म के प्रोटेक्टर हैं। जैसा कि हमने देखा पहले पॉइंट में कि जो विजयनगर एम्पायर थी वो हिंदू फाउंडेशन पे बेस्ड थी। जितने भी विजयनगर एम्पायर के जो प्रिंसिपल्स थे वो हिंदुइज्म पे बेस्ड थे, और ऐसा कहा जाता है कि कुछ जो रूलर्स थे वो अपने आप को कंसिडर करते थे कि वो हिंदू धर्म के प्रोटेक्टर हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंड पॉइंट हमारा है रिलीजियस पैट्रनेज। जो विजयनगर एम्पायर थी वो पैट्रनेज थी हिंदुइज्म की। हिंदू टेम्पल्स और स्कॉलर्स को बहुत ज्यादा संरक्षण करते थे, बचाते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला रिलीजन और पॉलिटिकल पावर को एक साथ आने का, और वी कैन से कनेक्शन बहुत ज्यादा एक तरह से बिल्ट हो गया पॉलिटिकल पावर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में। सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुइज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, रिलीजियस भी टॉलरेंस करते थे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट है हमारा टॉलरेंस एंड डाइवर्सिटी। इनिशियल स्टेज में विजयनगर एम्पायर की कॉन्फ्लिक्ट होती है इस्लामिक स्टेट के साथ, बट धीरे धीरे उसके बाद जो विजयनगर एम्पायर है वो अकोमोडेट करती है अदर सारे रिलीजन के साथ एक तरह से बिल्डअप करने का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसमें मुस्लिम्स, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप्स हमें बनते हुए दिखते हैं। थर्ड पॉइंट हमने समझा कि विजयनगर एम्पायर जो है वो टॉलरेंस करती है अदर अदर रिलीजन्स के साथ। जैसे कि स्टार्टिंग के डेज में इस्लामिक के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बट धीरे धीरे वो अकोमोडेट करती है, एक अच्छे रिलेशनशिप बनाती है अदर रिलीजन्स लाइक इस्लामिक, क्रिश्चियन एंड जैनिज्म के साथ। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। विजयनगर एम्पायर की जितनी भी प्रिंसिपल थी वो बेस्ड थी हिंदुइज्म पे। तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी वो भी हिंदुइज्म के ट्रेडिशन पे ही बेस्ड थी, इन्फ्लुएंस थी हिंदू ट्रेडिशन पे, और उनकी इवन जो गवर्नेंस थी वो भी अपहोल्ड करती थी धर्म सिस्टम को। तो बेसिकली पूरा पूरा प्रिंसिपल हिंदुइज्म पे है, तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी हिंदू ट्रेडिशन के ऊपर ही इन्फ्लुएंस कर रहा था। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो कल्चरल फ्लरिशिंग। हमें विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर देखने को मिलते हैं। अगर हम उसमें एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो हम्पी, जो कि एक यूनिक ब्लेंड है द्रविडियन और इंडो इस्लामिक पूरे स्टाइल का, क्योंकि लेटरली विजयनगर एम्पायर ने अच्छे रिलेशनशिप बनाए थे अदर अदर रिलीजन के साथ। सेकेंड अगर एग्जाम्पल की बात करें दैट इज विरूपाक्ष टेम्पल। तो ये सारे पॉइंट्स है रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, जो कि विजयनगर एम्पायर में हमें देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर में अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें दैट इज नयनकारा सिस्टम। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि एक्सप्लेन द नयनकारा सिस्टम। नयनकारा सिस्टम जो है वो विजयनगर एम्पायर में हमें देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर के डिक्लाइन होने का रीजन भी कहीं ना कहीं नयनकारा सिस्टम ही है। नयनकारा सिस्टम को समझते हैं। नयनकारा सिस्टम में जो रूलर्स थे वो लैंड को ओन करके रखते थे। किंग ही सारे टेरिटरीज को जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे जनरल्स को, और ये जो जनरल्स थे इनको सीमा कहा जाता था। अब ये जो जनरल्स थे ये किंग के कंट्रोल में काम करते थे, एक्ट करते थे ऐसे फेडरल लॉर्ड्स की तरह। अब इन जनरल्स को नायक कहा जाता था, जो कि मिलिट्री पर्पस को संभालते थे और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस भी संभालते थे और कलेक्ट करते थे टैक्स को। अब जो ये नायक थे वो हाफ टैक्स तो वो देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट जो बाकी रेस्ट जो उनका रेवेन्यू बचता था वो सारी यूटिलाइज कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री वर्क के लिए। धीरे धीरे जो ये नायक थे ये बेसिकली कम जो रेवेन्यू थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने लग गए, और बाकी सारे वो यूटिलाइज करने लग गए अपने प्रॉफिट के लिए, और वी कैन से मिलिट्री पर्पस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जिसकी वजह से विजयनगर जो है वो ऑल आउट हो गया, और हमें देखने को मिलता है इंडिपेंडेंट पॉलिटीज जो है वो यहाँ पे इमरजेंस होने लगती है। यही रीजन है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो कोलैप्स्ड हो गया। विजयनगर एम्पायर के बाद जो हमारा सेकंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दैट इज सूफी एंड भक्ति मूवमेंट।
अक्सर ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट को डिफाइन करो। तो सबसे पहले हम सूफी मूवमेंट को समझते हैं। सूफी जो वर्ड है, इसका जो रूट है, ये बेसिकली आया है इस्लाम वर्ड से, इस्लाम मिस्टिज्म। सूफी वो लोग होते हैं जिनका मेन एम होता है कि ये अचीव करें एक क्लोज रिलेशनशिप गॉड से। इनका मेन एम ये होता है कि वो गॉड से एक रिलेशनशिप जो है वो क्लोज करें, समझे गॉड को। ये हमेशा सर्च करते रहते हैं डिवाइन लव और नॉलेज को। जो इन सारे चीज को परफॉर्म करता है उसे कहा जाता है सूफीज। सेकेंड पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट इज दैट सिंक्रेटिज्म एंड टॉलरेंस। सूफिज्म जो थे बेसिकली वो सर्च तो करते ही थे डिवाइन लव और नॉलेज, और साथ ही साथ वो अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी बहुत ज्यादा टॉलरेट करते थे। सूफी को टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस के लिए जाना जाता है, डिफरेंट रिलीजन्स को वो एक्सेप्ट और टॉलरेट भी करते थे। सूफी मूवमेंट में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है हमारा स्प्रेड ऑफ इस्लाम। बेसिकली इस्लाम किस तरह से स्प्रेड होता होगा, तो इस्लाम स्प्रेड करने के लिए उन्होंने सूफी मिशनरीज बना रखी थी। इस मिशनरीज के थ्रू वो लोगों से कनेक्ट करते थे ग्रास रूट लेवल पे, और वो लिंग्विस्टिक लेवल पे कल्चर के बैरियर के थ्रू वो इस्लाम को स्प्रेड कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा है खानकास एंड उर्स फेस्टिवल। खानकास जो है बेसिकली एक सूफी हब है, यहीं पे सारे स्पिरिचुअल एंड सोशल एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता था। उर्स फेस्टिवल की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता था, जिसमें कि वो डिवोशनल एक्टिविटीज करते थे, जैसे कि म्यूजिक, सारे सूफीज गैदर्ड होते थे और वो डिवोशनल एक्टिविटीज करते थे। कहाँ पे करते थे? दरगाह पे करते थे, टॉम पे करते थे। ये तो सारे पॉइंट्स हैं सूफी मूवमेंट के। सूफी मूवमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें दैट इज डिवोशनल पाथ। भक्ति मूवमेंट में एक डिवोशनल ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जिसमें कि सूफी मूवमेंट की तरह ही इसमें भी पर्सनल इमोशनल कनेक्शन बनाना चाह रहे थे डिवाइन और गॉड के साथ। भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति सेंट थे वो रिजेक्ट करते थे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को और इनकरेज करते थे डायरेक्ट वर्शिप को। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट इज दैट इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी। भक्ति मूवमेंट में बेसिकली उन्होंने प्रमोट किया इक्वालिटी को, और उन्होंने कास्ट बेस्ड हेरार्कीज को पूरी तरीके से मना किया। कि उन्होंने कहा कि बेसिकली जो डिवोशन है गॉड की तरफ, जो हमारा डिवोशन है, ये एक तरह का पाथ टू सैल्वेशन है। इसमें किसी को भी हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उसके कास्ट की बेस पे। तो भक्ति मूवमेंट बेसिकली इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था। भक्ति मूवमेंट में हम तीसरे पॉइंट की बात करें दैट इज रीजनल वेरिएशन। भक्ति मूवमेंट में रीजन टू रीजन वेरिएशन देखने को मिलता है। संत जैसे देखे कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, ये सारे अपने डिवोशनल सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करते थे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में और डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल कंटेस्ट पे। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। भक्ति मूवमेंट में लिटरेचर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो भक्ति पॉइट्स होते हैं वो कंपोज करते हैं डिवोशनल सॉन्ग्स रीजनल लैंग्वेज में, ताकि ये कॉमन पीपल में बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो पाए, जो आम लोग हैं इसे बहुत अच्छे से समझ सके और भक्ति मूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो सके। तो ये सारा ही पॉइंट है भक्ति और सूफी मूवमेंट का। ये बार बार पूछा जाता है, हर बार का ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। भक्ति सूफी मूवमेंट के बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज पॉपुलरिटी ऑफ चिश्ती सिलसिला। बेसिकली जो चिश्ती सूफी ऑर्डर है इसको फाउंड किया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो एम्फोसाइज करते थे स्पिरिचुअल टीचिंग्स पे। जो भी उनके डायरेक्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस था डिवाइन के थ्रू या फिर गॉड के ऊपर, वो उसको स्प्रेड करवाना चाहते थे। टॉलरेंस लाना चाहते थे कि रिलीजियंस में टॉलरेंस हो, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई किसी पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे। दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो चिश्ती सिलसिला जो था वो बेसिकली लव और यूनिटी के मैसेज को बहुत ज्यादा फॉस्टर करता था, बढ़ावा देता था। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे चिश्ती सिलसिला से और वे उसके फॉलोअर्स बने थे और इन्होंने भी बहुत ज्यादा स्प्रेड किया था। चिश्ती सिलसिला के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड के अराउंड बहुत सारे आर्किटेक्चरल फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, तो वही हमें इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें दैट इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसे कि दिल्ली सल्तनत स्टाइल भी कहते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये एक्चुअली ब्लेंड था हिंदू और इस्लामिक के आर्किटेक्चर का। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें दैट इज कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें दैट इज अलाई दरवाजा, जो कि बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसमें हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न को देखने को मिलता है। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट इज मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर में हम हुमायूं टॉम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक फीचर था, गार्डन का लेआउट हमें देखने को मिलता है और डबल डोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें दैट इज शेर मंडल। शेर मंडल एक तरह का ऑक्टेगनल बिल्डिंग है जो कि हुमायूं टॉम के पास ही हमें देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट के बाद हमें थर्ड पॉइंट समझना है दैट इज बंगाल सल्तनत स्टाइल। बंगाल सल्तनत स्टाइल में हम पहले एग्जांपल देखेंगे अदीना मस्जिद। अदीना जो मस्जिद थी वो बेसिकली बंगाली टेराकोटा आर्ट्स के थ्रू बनाए जाते थे। टेराकोटा कुछ नहीं होता, टेराकोटा होता है मिट्टी को सुखा के उससे जो हम क्ले टाइप से जो चीजें बनाते हैं उसे टेराकोटा कहते हैं। इसमें आर्किटेक्चरल इनोवेशन किया गया जिसमें हमने ब्रिक्स का यूज देखा। उसके बाद चौथे अगर पॉइंट की बात समझे तो चौथा है डेक्कन स्टाइल, डेक्कन सल्तनत स्टाइल। डेक्कन सल्तनत स्टाइल में हमें बिदार फोर्ट के बारे में देखने को मिलता है। बिदार फोर्ट जो है वो पर्शियन और टर्किश का एक रिफ्लेक्ट है। इसमें दोनों ही स्टाइल को हमें दोनों ही स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिला है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं 16 खंबा जो मस्जिद है। उसके बाद हमने एग्जांपल लिया है गोल गंबस का जो कि बीजापुर में है और ये सेकंड लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पेंटिंग आए थे, तो उन सारे को हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा स्टाइल है दैट इज इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट इलिस्ट्रेशन। इसमें बेसिकली हमें पर्शियन और सेंट्रल एशिया के आर्ट का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट में वो कैलीग्राफी का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो हाथों से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। जो इस्लामिक मैन्युस्क्रिप्ट थी वो बहुत ज्यादा कैलीग्राफी पे ध्यान देती थी, बहुत ज्यादा खूबसूरती से लिखा जाता था उसमें मैन्युस्क्रिप्ट। थीम उनका जो बेसिकली होता था वो रिलीजन टेक्स्ट के आसपास ही रिवॉल्व करता था, जैसे कि कुरान। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करें दैट इज जैन मैन्युस्क्रिप्ट। जो जैन मैन्युस्क्रिप्ट थी इसमें हमें डिटेल मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर का यूज किया जाता है, लाइक येलो और रेड टाइप के कलर जो होते हैं जो बहुत ज्यादा इजिली दिखने लग जाते हैं, वाइब्रेंट कलर है, वो हमें जैन मैन्युस्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें दैट इज राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग जो है वो सल्तनत पीरियड के बाद में आई है और इसमें जो बेसिकली थीम है वो रिलीजियस और खासकर वो पोर्ट्रे करते थे किंग्स और नोबल्स को उनके पेंटिंग्स में। वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग में अब हमारा फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज डेक्कन पेंटिंग्स। जो डेक्कन पेंटिंग्स है वो फ्लरिश हो रहा था डेक्कन रीजन में, और ये मिक्सचर था हमारा पर्शियन और सेंट्रल एशिया के पेंटिंग का। ये बेसिकली इसमें जो कलर यूज किया जाता था वो रिच कलर का होता था और इनमें जो पेंटिंग को डिपिक्शन किया जाता था बेसिकली रॉयल्टी, किंग और नोबल के ही ज्यादातर पेंटिंग्स बनाए जाते थे डेक्कन पेंटिंग्स में। फिफ्थ अगर पॉइंट की बात करें दैट इज बंगाल स्कूल आर्ट। ये सबसे हटके स्कूल ऑफ आर्ट था। इसमें बेसिकली हम नरेटिव स्टोरी टेलिंग पे ये लोग पेंटिंग बनाते थे और ये जो भी पेंटिंग बनाते थे वो लोकल ट्रेडिशन का ख्याल रखते हुए वो पेंटिंग को फॉर्म करते थे। तो ये सारे पेंटिंग्स है, वेरियस पेंटिंग्स है जो सल्तनत पीरियड में इमर्ज हो रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर एंड फंक्शन ऑफ एकता एंड मुक्ति। पावर की बात करेंगे, पावर की डिस्कस करेंगे एकता और मुक्ति सिस्टम के बारे में। तो अगर हम एकता सिस्टम की बात करें तो एकता सिस्टम बेसिकली एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो रूलर है वो मिलिट्री सर्विस के एक्सचेंज में एकता बेसिकली रेवेन्यू यील्डिंग टेरिटरीज देती है नोबल्स और मिलिट्री को। बेसिकली इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंटर का पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा रहा है, इक्तेदार्स को दो पावर दिया गया दैट इज वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हैं और लॉ को भी मेंटेन कर सकते हैं। मुक्ति की बात करें तो मुक्ति बेसिकली एक प्रमोशन है लर्निंग और रिलीजियस एक्टिविटीज का। इसमें हम क्या करते हैं, रेवेन्यू और फ्री लैंड ग्रांट करते हैं रिलीजियस लर्न वाले लोगों को, जैसे ब्राह्मण्स और स्कॉलर्स, और उनको ये कहते हैं कि आप प्रमोट करो लर्निंग और रिलीजियस एक्टिविटीज को। एकता सिस्टम और मुक्ति सिस्टम के पावर को समझने के बाद हम उसके फंक्शंस को समझते हैं। एकता सिस्टम के फंक्शन की बात करें तो बेसिकली ये इसका एम जो था वो था मिलिट्री सर्विस को सेल्फ सस्टेन बनाना, और सेल्फ सस्टेन बनाया जाता था उनको रेवेन्यू राइट देके जो कि मिलिट्री सर्विस को दिया गया था। उसके बाद इनको पास रिस्पॉन्सिबल थी एडमिनिस्ट्रेशन का और रेवेन्यू कलेक्शन का। तो ये सारी जो है पॉइंट्स वो फंक्शंस है एकता सिस्टम के। अब मुक्ति सिस्टम के फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो मुक्ति सिस्टम के फंक्शन जो था बेसिकली वो इनकरेज करते थे लर्निंग,
स्कॉलरशिप एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। अब वो इनकरेज कैसे करते थे? बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता था स्कॉलर्स और रिलीजियस को। इसका पूरा मेन एम ये था कि वो फोस्टर कर सके, बढ़ावा दे सके कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं एकता सिस्टम और मुक्ति सिस्टम्स के पावर और फंक्शंस के बारे में।